नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलपीएम की और एलपीएम में आपकी लगभग 6 क्लासें हमने पहले कंप्लीट कर ली है, जिसमें जो बेसिक चीजें हैं वो हमने डिस्कस की है। कई प्रकार के जो मैनेजमेंट है, अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं वो हमने देखी है। हाउसिंग प्रिंसिपल देखे, इसके अलावा जो आपके काफ का मैनेजमेंट है, जो हीपर है उसका मैनेजमेंट है, कई प्रकार की चीजें हमने देखी है। ठीक है, मैनेजमेंट की जो आपकी सीरीज है उसी में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो आपके ये जो जितने भी एनिमल है, जैसे कि आपके बफेलो हो गया, केटल हो गया, गोट हो गया, सिप हो गया, इनका मैनेजमेंट, स्वाइन का मैनेजमेंट भी हमने देख लिया था। इनका हम मैनेजमेंट देख चुके थे। अब क्या है, तो पोल्ट्री में भी क्या होता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। और वहां पर दो प्रकार की चीजें होती है। देखो, पोल्ट्री में भी आपको पता हो तो ब्रूड, यानी कि जो हैचिंग वाला जो हम लेसन पढ़े थे, पिछला ही लेसन था, उसमें हमने ब्रूड तक की बातें कर ली थी कि जो ब्रूडिंग होती है वो एक तरह से जो छोटा चूजा होता है उसको पालने की प्रक्रिया है, उसको रियर करने की प्रक्रिया है। क्या क्या सावधानियां रखी जाती है, कितना टेम्परेचर दिया जाता है, ह्यूमिडिटी कितनी रिक्वायर होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब ब्रूड से जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आपका ब्रूड है ना, ब्रूड को हम ये कहते हैं कि इसको दो भागों में बांट लेंगे। आगे चल के जो ब्रूड होगा, यानी कि मेजरली हम फीमेल के रूप में देख रहे हैं कि यदि फीमेल ब्रूड है तो उसको दो प्रकार से, भाई मेल को तो मुख्य रूप से हम या तो ब्रीडिंग के लिए, जो प्रजनन है उसके लिए पालते हैं, या फिर मीट प्रोडक्शन के लिए पालते हैं। लेकिन जो फीमेल होती है उसका उपयोग हम या तो एग के लिए करते हैं, ठीक है, एग प्रोडक्शन के लिए करते हैं, या फिर हम मीट प्रोडक्शन के लिए करेंगे। ठीक है, किसके लिए करेंगे, मीट प्रोडक्शन के लिए करेंगे। जब हम ब्रूड का उपयोग एग प्रोडक्शन के लिए करते हैं तो उस उन मुर्गियों को हम बोलते हैं लेयर्स। क्या बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं। और जो आपके मीट के लिए हम जिन मुर्गियों का इस्तेमाल करते हैं वो होती है ग्रोवर्स। ठीक है, क्या होती है, ग्रोवर्स होती है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि लेयर्स क्या है और ग्रोवर्स क्या है, दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे, क्योंकि इनमें मेजरली जो डिफरेंस होता है ना दोनों में, वो एक तो इनका हाउसिंग प्रिंसिपल थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, और हाउसिंग में हम इतना ध्यान भी ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका जो फीडिंग होता है उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, फीडिंग में बेसिकली हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो फीडिंग होगी, ठीक है, फीडिंग में हम ये कहते हैं, क्योंकि मीट प्रोडक्शन के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन रिक्वायर होती है। और यदि हमें एग प्रोडक्शन करना है तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बेसिकली ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हम हमेशा के लिए नहीं कह सकते कि हमेशा ही ऐसा ही होता है या बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपको अभी देखने को मिलेगा कि हल्का फर्क होता है। ठीक है, वहां पर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दिया जाता है और यहाँ पर प्रोटीन ज्यादा दी जाती है। बाकी बेसिक चीजें होती है कि वसा, ये तो जो है बेसिकली देते ही है। ठीक है, और खिलाने के लिए मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम ग्रेन से कंप्लीट करते हैं, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हम खलियां, जो केक्स होती है उनके द्वारा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये मेजर सोर्स होते हैं आपके फूड में, जो भी आपका इन एनिमल्स का जो पोल्ट्री का फूड होता है, फीडिंग होती है, उनमें ये मेजर इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यदि हम कार्बोहाइड्रेट में स्पेसिफिक बात करें तो मक्का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मेज का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं, उसमें भी जो हाइब्रिड मेज होता है उसका बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है। किसके लिए, फीडिंग के लिए, जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं तब। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपके किस में आ जाती है, मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आती हैं। इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसकी भी हम बात करेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो केयर है, ठीक, केयर बोल सकते हैं या मैनेजमेंट बोल सकते हैं। केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स। लेयर्स के लिए मैंने कह दिया, एग देने वाली जो मुर्गियां हैं, जो भी मुर्गियां अंडे देती हैं, वो सारी क्या कहलाती है, आपके लेयर्स कहलाती है। ठीक है, इसमें हम ये कहते हैं 18 वीक ऑफ एग, ऑल अंडरग्राउंड पुलेट चिक्स शुड बी कुल्ड एंड रिमूव। यानी कि जहां पर हम ये देखते हैं कि जब भी हम, क्योंकि एक एरिया जो ब्रूडिंग वाला एरिया है, ब्रूडिंग वाला जो शेड था, उससे उठाकर हम अब इनको मैनेज करेंगे, अलग अलग रखेंगे। तो जब भी हम इनको अलग रखते हैं तो उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो अच्छी क्वालिटी की हैन है, मुर्गियां हैं, उनको हम एग्स के लिए लेके जाते हैं, और बाकी सभी को जो अच्छी आपके ग्रोथ दिखा रही है, मीट के लिए अच्छी मानी जाएगी, उनको हम मीट के लिए
जो है अलग अलग क्लासीफाई कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑप्टिमम हाउसिंग डेंसिटी शुड बी मेंटेन बेटर यूटिलाइजेशन स्पेस एंड इक्विपमेंट एंड लेबर। जो ऑप्टिमम हाउसिंग डेंसिटी है वो रखने से सभी प्रकार का जो स्पेस है, सही ढंग से स्पेस यूटिलाइज होता है, इक्विपमेंट यूटिलाइज होते हैं और लेबर का भी यूटिलाइजेशन होता है। यहाँ पर कह रहा है कि विद रियर इन द सेम हाउस ऑफ ट्रांसफर टू द लेयर्स हाउस प्रॉपर सिलेक्शन इज नेसेसरी। जब हम या तो जो ब्रूड हाउस है उसी में लेयर्स को रख सकते हैं, वहां पर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम इनको ट्रांसफर करते हैं तब प्रॉपर सिलेक्शन करना जरूरी होता है, ये नेसेसरी है। सिलेक्शन का अर्थ हो गया कि कौन सी फिट है, ठीक है, जो आपके एग है उसके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी और जो मीट प्रोडक्शन है उसके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, ये क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, पहले ही देख लिया जाता है। ठीक है, ईच एग लेइंग बर्ड शुड हैव 65 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर स्पेस। यहाँ पर क्या होता है, फ्लोर स्पेस आपका लगभग 65 स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स शुड बी इंट्रोड्यूस 2 वीक बिफोर लेइंग स्टार्ट टू हेल्प बर्ड गेट यूज ऑफ देम। होता क्या है, जो नेक्स्ट बॉक्स है, नेक्स्ट बॉक्स का मीनिंग समझते हो कि आर्टिफिशियली जो हम बॉक्स रखते हैं, क्योंकि जो अंडे होते हैं ना, उनको जब मुर्गियां इधर उधर अंडे दे देती है तो वो खराब हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, कभी कभी फूट जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आर्टिफिशियली जो एग वाले जो नेक्स्ट है वो रखे जाते हैं और वो 2 वीक पहले रखेंगे ताकि वो फेमिलियर हो जाए। ठीक है, वहां पर घूमती रहे, चारों ओर घूमती रहेगी तो वो उनको देखकर फेमिलियर हो जाएगी कि इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है, ये ठीक है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होता है, आपके नेक्स्ट बॉक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट बॉक्स जो है उसका आकार हम 30 इंटू 30 इंटू 40 सेंटीमीटर रख सकते हैं। एक बॉक्स में प्रोवाइड करवाते हैं 5 हेंस, लगभग 5 हेंस क्या देती है, अंडे दे सकती है एक ही बॉक्स में, इतना बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बॉक्स शुड बी क्लीन, वेल वेंटिलेटेड, कूल, डार्क विथ क्लीन नेस्टिंग मटेरियल दैट शुड बी रिप्लेस पीरियडिकली। होता क्या है कि इस नेक्स्ट बॉक्स में आपको जो है बेसिक चीजें तो ध्यान रखनी है कि मॉइस्चर कितनी है, वेंटिलेशन कितना है। ठीक है, और जो नेक्स्टिंग का जो मटेरियल है जो हम यूज में ले रहे हैं उसको बार बार आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगा ताकि स्वच्छता का ध्यान रखा जा सके, जो हेल्दी है हेल्दी चीजें रख सके। इसके साथ में ही आगे बात करते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग काफी ज्यादा रिक्वायर होती है, किसके लिए, एग लेयर्स के लिए। ठीक है, वो हाँ लेयर्स जो आपकी हेंस है, मुर्गियां है, पोल्ट्री है, उसके लिए लाइट बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा से मेरा मतलब क्या है, तो हम ये कहते हैं कि लगभग जो नेचुरल लाइट है वो हमें 12 घंटे की देखने को मिलती है। यदि हम गर्मियों की बात करें तो लगभग 12 घंटे हमें क्या देखने को मिलता है, नेचुरल जो लाइटनिंग है वो देखने को मिलती है। लेकिन इन मुर्गियों को लगभग हम ये मान के चलते हैं कि 16 हावर्स के लिए या उससे भी ज्यादा लगभग 17 हावर्स के लिए आपको क्या चाहिए, इनको प्रॉपर लाइटनिंग, प्रॉपर प्रकाश की रिक्वायरमेंट होती है, उजाला इनको चाहिए होता है लेयर्स को। ठीक है, तो वो देने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियली इनको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, सुबह शाम जो है आपके बल्ब है वो लगाकर हमें लाइट करनी पड़ेगी, चारों ओर उजाला करना पड़ेगा, तभी जाकर एक स्वच्छ अंडा उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इंक्रीज द फोटो पीरियड बियॉन्ड 17 आवर डज नॉट प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट। यदि 17 घंटे से ज्यादा की हम बात करें तो वहां पर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 17 घंटे तक हमें क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। वंस द लाइटिंग प्रोग्राम बिगिन इट शुड सिस्टमेटिकली फॉलोड। एक बार जब आप लाइटनिंग प्रोग्राम को बिगिन कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो, यानी कि आर्टिफिशियल लाइट देना स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद में उसको कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन हमने लाइटनिंग दे दी उसके बाद में 2 दिन नहीं दिया, ऐसा नहीं करना है, उसको सिस्टमिक तरीके से चलाना है। ठीक है, फिर आता है फीडिंग। फीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, केयर की बात करते हैं, तो फीडिंग इज ए एसेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, फीडिंग में क्या करना होता है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लेइंग बर्ड्स, जो आपकी लेयर्स है उनकी बात हो रही है, और लेयर्स को ज्यादा रिक्वायर होता है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर देखो येलो मेज जो पीली मक्का है वो आपकी 47% होती है, ओवरऑल जितनी भी फीडिंग होती है उसकी 50% क्या है, उसकी 50%, लगभग 50% तो आपको मेज ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट 40% होता है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि लगभग 50% क्या है, अपना येलो मेज है। दूसरी बात, सोयाबीन मील यानी कि सोयाबीन की जो आपके केक है वो हो गई।
जो जिंजेली केक है वो हो गई, ग्राउंडनट की हो गई, राइस पोलिश हो गया, व्हीट बार्न हो गया, ये सारे क्या है बेरेन हो गया 4%। फिर आ गया फिश मील एंड ड्राई फिश 6% हो गया, डाई कैल्शियम फॉस्फेट 1% हो गया, साल्ट 2.5%, 0.25% और मिनरल 1.75% और सेल मील जो होती है आपकी वो कितनी है 5%। इस प्रकार से टोटल आपको क्या करना है, टोटल आपको 100% जो है फीडिंग अवेलेबल करवानी है और इनमें लगभग 47% तो कौन सी है मेज ही देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छा सोर्स है किसका कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी हम केक्स दे रहे हैं वो सभी क्या है प्रोटीन देने का काम कर रही है। केक्स का क्या काम है प्रोटीन देना, और जो अपनी मक्का है मेज जिसको कह रहे हैं वो क्या कर रही है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवा रही है। फीडिंग वाटरिंग मैनेजमेंट यानी कि इसके साथ में ही आपको पानी भी देना होगा और फीडिंग का जो है एक सिस्टमिक तरीके से। हैंगिंग फीडर्स और लाइनर फीडर्स थ्रो दैट शुड बी यूज, हम क्या कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो फीडर आपने देखा होगा कभी जो है पोल्ट्री फार्म में जाते हो तो इस प्रकार के रेड रेड कलर के ऐसे बॉक्स से जो है ऊपर से झूल रहे होते हैं, इनको कहीं से अटैच करके ऊपर से छत से और इनको ऐसे झुलाए रहते हैं और इनके अंदर दाना भरा जाता है। ठीक है, इनके अंदर क्या रखते हैं दाना, वो दाना यहाँ पर क्या होता है टाइम टू टाइम गिरता रहता है और इस प्रकार जो मुर्गियां है वो यहाँ से दाना उठाकर खाती रहती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं वाटर भी ऐड कर सकते हैं, पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है तो इसी प्रकार के पानी के पात्र भी हम इस्तेमाल करते हैं। 400 लेयर से प्रोवाइड 5 हैंगिंग फीडर ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर ईच विद ए 20 to 25 kg कैपेसिटी, यानी कि इनकी जो दाने की कैपेसिटी होती है वो 20 to 25% होनी चाहिए, वो केजी होनी चाहिए और इनका डायमीटर लगभग 50 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 100 लेयर्स मुर्गियों के लिए लगभग 5 की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 5 लगा के आप क्या कर सकते हो 100 मुर्गियों को वहां पर पाल सकते हो। इसके बाद में आ जाता है प्लेस फीडर विथ 3 मीटर ऑफ वाटर सोर्स एंड स्टेयर टू फीड सेवरल टाइम ए डे, एनकरेज ईटिंग, यानी कि आपको क्या करना है पानी भी अवेलेबल करवाना है, वो भी जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। प्रोवाइड 2.5 सेंटीमीटर वाटर स्पेस टू बर्ड एंड इंक्रीज द वाटर कैपेसिटी 25% व्हेन द टेम्परेचर एक्सीड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसके साथ में ही हमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बर्ड को ज्यादा गर्मी लगती है, उसका टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा होता है, वो हम कहते हैं 107 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब इतना टेम्परेचर ज्यादा है उसके साथ में ही जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है 27 से ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे कि अब क्या करना पड़ेगा आर्टिफिशियल रूप से, या हमें ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, जो बर्ड है उसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो पानी अवेलेबल भी हमें क्या करना पड़ेगा ज्यादा करवाना पड़ेगा। डू नॉट fill feeder more than 1/3 part of full टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज, यानी कि जो फूड वेस्टेज है उससे बचने के लिए आपको 1/3 जो पार्ट है वो ही भरना है। ठीक है, एक पार्ट जो फीडर है उसका खाली रखना है, कंप्लीट फीडर नहीं भरना है, यदि कंप्लीट भरते हो तो वेस्टेज ज्यादा होता है, इस चीज का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। केज लेयर मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं। केज लेयर मैनेजमेंट का मतलब है जिन मुर्गियों को हम केज में यानी कि पिंजरे में रखते हैं उनके लिए क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट है नहीं, इनको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। हायर स्टॉकिंग डेंसिटी इन लिमिट स्पेस, कम स्पेस में ज्यादा हम क्या रख सकते हैं डेंसिटी रख सकते हैं। क्लीन एग प्रोडक्शन होता है। रिड्यूस प्रॉब्लम विद द पैरासाइट एंड डिजीज, जो पैरासाइट की और डिजीज की प्रॉब्लम होती है वो कम देखने को मिल रही है। इजी कूलिंग ऑफ वीक एंड अनप्रोडक्टिव बर्ड, यदि हम अलग करने की बात करें सिलेक्शन करने की बात करें तो इजी वे में जो खराब पक्षी है उसको हटा सकते हैं और जो अच्छे क्वालिटी के पक्षी हैं उनको हम क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिंजरे में एक एक पक्षी हमें दिखता रहता है तो इजी वे में हम पहचान जाते हैं कि ये खराब है ये सही है। ठीक है, ये चीज है। इसके बाद में आ जाता है डिसएडवांटेज। हायर इनिशियली इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, वेट ड्रॉपिंग एंड क्यूज ऑर्डर एंड फ्लाई प्रॉब्लम, कभी कभी क्या होता है कि एक तो जो गीलापन है उसकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जो मुर्गियां होती है वो उड़ नहीं पाती है। ठीक है, उनका जो उड़ने का नेचर है वो खत्म हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। रिड्यूस दिस इश्यू, एलिवेटेड केज हाउस कैन बी यूज, यदि इनको हम कम करना चाहते हैं तो एलिवेटेड केज हाउस सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ग्रोवर। क्या आता है
ग्रोवर की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रोवर है बेसिकली, ठीक है, अब ग्रोवर किसे कहेंगे, तो ग्रोवर आपका जो एग देने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोवर के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो एग देने वाला है, एग वाला है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोवर कहेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, अरे एग नहीं, एग बोल रहा हूं ना मैं, सॉरी, यहाँ पर हम कहेंगे मीट प्रोडक्शन वाली जितने भी आपके क्या है, पक्षी है या पोल्ट्री है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोवर कहेंगे। और एग वालों को हम क्या कहते हैं, एग वालों को हमने पहले ही कह दिया कि उनको हम लेयर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हाउसिंग के लिए क्या करेंगे, तो 0.9 से लेकर 1.2 स्क्वायर मीटर जो स्पेस है वो एक पक्षी के लिए सफिशियंट होता है। ओवर क्राउडिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिजीज, स्लो ग्रोथ एंड एग्रेशन। क्या होता है कि जब ज्यादा पक्षी होंगे तो एक तो रोग फैलने के चांस ज्यादा रहते हैं, सही ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, और इनमें एग्रेशन यानी कि लड़ाइयां होने लग जाती है। पक्षी एक दूसरे से क्या होते हैं, चोंच मार मार के एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं जब ज्यादा संख्या होती है, क्योंकि ज्यादा संख्या होगी तो एरिया कम मिलेगा। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो इनको एरिया कम मिलेगा, तो आपस में ये क्या होंगी, लड़ेगी। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए हमें एरिया ज्यादा देना है। प्रॉपर वेंटिलेशन, नेचुरल लाइटनिंग शुड बी एंश्योर, यानी कि ये रिक्वायर होती है, ये जरूरी है। शेड शुड हैव ड्राई क्लीन लिटर मटेरियल एंड विच शुड बी चांस टू डे पीरियोडिकली। ये ध्यान रखा जाए कि ड्राई और क्लीन लिटर का उपयोग करना है, और ये भी ध्यान रखा जाए कि इनको हम बार बार चेंज भी करते रहे। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने लिटर बिछाई उसके बाद में हम भूल गए और लंबे समय तक हमने उसको चेंज ही नहीं किया, उसकी वजह से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और वो पक्षियों के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है फीडिंग मैनेजमेंट। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, हमने पिछला जो लेयर्स पढ़ा था उसमें मैंने कहा था कि 47% क्या होती है, येलो मेज, हम वहां पे लिखते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमने येलो मेज को कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ठीक है, और वहां पर हमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो ये जो प्रोटीन वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, राइस पॉलिश हो, व्हीट ब्रान हो, इसके अलावा ग्राउंडनट ऑयल केक हो, ये सभी क्या करती है, प्रोटीन की और वसा की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करती है। इसलिए इनकी हमने लिटिल मात्रा क्या कर दी है, बढ़ा दी है। कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया, यानी कि पीली मक्का को कम कर दिया, और इनकी मात्रा हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। तो ये चीज ध्यान रखना है। फिश मेल 5% हो गई, मिनरल मिक्सर 2% हो गया, 60.5% हो गया, टोटल मिला के हम 100% क्या मान के चलते हैं, ये वाली चीजें मान के चलते हैं। ईच बर्ड शुड गिवन 80 to 100 ग्राम ऑफ ग्रोवर मास मेस पर डे, यानी कि लगभग इतना खाना हमें, इतना दाना रोजाना देना चाहिए। 1/3 फुल टू प्रिवेंट वेस्टेज, हमें पूरा नहीं भरना है उसको। ठीक है, जो फीडर होता है उसको पूरा नहीं भरना है, वेस्टेज को कम करने के लिए। ये सारी चीजें। फीडर शुड बी क्लीन एंड रेगुलेटरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, जो फीडर है उसको टाइमली क्या करना है, साफ करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वाटर के बाद में वाटर की बात कर लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर वाटर स्पेस होना जरूरी है बर्ड्स के लिए। ठीक है, और जब गर्मियों का टाइम होता है तब हम जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर की जो मात्रा है उसको बढ़ाकर 2.5% वो 25% ज्यादा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में, पहले भी मैंने कहा है कि गर्मियों में उनको क्या लग सकती है, गर्मी लग सकती है, टेम्परेचर लॉस ज्यादा होता है, या हम कहते हैं जो उनके शरीर के अंदर का जो पानी है वो लॉस ज्यादा होता है, और उसकी वजह से आपको ज्यादा पानी देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में लाइटनिंग रिक्वायरमेंट, इनको उनकी जितनी लाइटनिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन 10 से 12 हावर इनके लिए क्या होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, एक्सेसिव लाइट कैन बी क्यूज पिकिंग लीडिंग टू द इंजरी एंड स्ट्रेस। ठीक है, ज्यादा लाइट होना भी क्या होता है, इनके लिए हानिकारक होता है। ठीक है, ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटनिंग शुड बी मेंटेन्ड, हम क्या रख सकते हैं, एक प्रॉपर मेंटेनेंस रख सकते हैं, जो आपकी नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार की जो लाइटनिंग है उसमें। इसके बाद में आ जाता है हेल्थ। हेल्थ के लिए हम वैक्सीनेशन देंगे, डिजीज को रोकने के लिए थोड़ा सा साफ सफाई रखेंगे, आइसोलेट कर देंगे, यदि कोई पक्षी बीमार हो जाता है तो उसको अलग कर देंगे, और उसको शेड और इक्विपमेंट को शुड बी क्लीन, और शेड जो इक्विपमेंट है उनको हम टाइमली क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। कूलिंग की बात करें, कूलिंग का अर्थ होता है अलग करना, तो 18 वीक एग वीक एंड अनडेवलप्ड, जो अंडर डेवलप्ड पक्षी हैं उनको हम अलग कर देंगे। ठीक है, इसके साथ में ही प्रॉपरली सेलेक्टेड
हेल्दी बर्ड शुड बी ट्रांसफर टू द लेयर्स हाउस। यदि यहाँ से हम लेयर्स हाउस में लेके जा रहे हैं, या ग्रोवर जो होते हैं उनमें बेसिकली हम मीट प्रोडक्शन के लिए रखते हैं, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल। जो फार्म एनिमल है, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो एनिमल्स में आपके गाय भैंस भेड़ बकरी हो, इन सब में क्या कर सकते हैं हम, मैनेजमेंट करते हैं। और वो भी कौन सा मैनेजमेंट करते हैं, फार्म मैनेजमेंट। लेकिन ये मैनेजमेंट आपका इम्प्रूवमेंट वाला, इम्प्रूवमेंट वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट किस चीज में करते हैं, हम कहते हैं गुणों में इम्प्रूवमेंट होता है। किस चीज में, प्रॉपर्टीज में इम्प्रूवमेंट होता है। और वो कैसे होगा, वो होगा आपके प्रजनन के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसके द्वारा ऐसा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ पर देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल एंड पोल्ट्री, इसमें बेसिकली जो फूड है, हाउस है, वाटर है, इसका तो हम ध्यान रखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है ब्रीडिंग पर। इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो ज्यादा असेंशियल होती है। तो यहाँ देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म एनिमल पोल्ट्री इज असेंशियल टू इनहांस प्रोडक्टिविटी, डिजीज रेजिस्टेंस, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। दिस कैन बी अचीव through the selection breeding, improvement nutrition, better management और एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। यानी कि दो चीजें तो आपकी किससे आ गई, प्रजनन से संबंधित, जो रिप्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है, और इसमें बेसिकली हम ध्यान भी वहां पर ही देते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। भाई जेनेटिकली हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मान लो आपके पास एक ब्रीड थी और वो कंटिन्यू आप क्या करवा रहे हो, ऐसे ही रैंडम मेटिंग करवा रहे हो किसी भी जो मेल है उसके साथ में, और उसकी वजह से उसमें होने वाली जितनी भी जो बछड़ियां हैं वो उनकी क्वालिटी खराब हो चुकी है। अब आप क्या चाहते हो, वापस से उनमें इंप्रूवमेंट चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग है, अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट में हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। चूजन सुपीरियर एनिमल फॉर ब्रीडिंग बेस्ड ऑन मिल्क, जो मिल्क यील्ड है, मीट क्वालिटी है, एग प्रोडक्शन है, ग्रोथ रेट है और डिजीज रेजिस्टेंस है। इसके आधार पर एक सुपीरियर एनिमल को पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो इन ब्रीडिंग का अर्थ होता है क्लोज रिलेटेड जो एनिमल्स है उनमें क्या होनी चाहिए, मेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लोज रिलेटेड जो एनिमल्स है उनमें हम क्या करवाएंगे, मेटिंग करवाएंगे। तो यहाँ देखो, मेंटेन प्योर जेनेटिक ट्रेड्स, यूज इन इलाइट ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो इलाइट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इसको फॉलो करते हैं। इन ब्रीडिंग का बेसिक मीनिंग यही है कि मान लो ये नर और मादा थी, इनमें हमने ब्रीडिंग करवाया, F1 प्राप्त हुई। ठीक है, ये पहली जनरेशन है, वापस से हम इन्हीं से क्लोज रिलेटेड जो इनके ये है इनसे करवा दिया। ठीक है, या जो दूसरी पीढ़ी थी उसका हमने वापस से क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, किसके साथ में, उसी के पेरेंट्स के साथ में। इस वाली ब्रीडिंग को हम इन ब्रीडिंग के रूप में मान के चलते हैं। उसके बाद में आता है आउट ब्रीडिंग। क्या बोल रहे हैं, आउट ब्रीडिंग, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल टू इंप्रूव जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड हाइब्रिड वेगर्स। हम कहते हैं कि आउट ब्रीडिंग, यानी कि ये क्या होते हैं, दूर के कजन्स होते हैं, यानी कि रिलेटेड तो होते हैं लेकिन थोड़े दूर के होते हैं। 6 से 7 पीढ़ियां इनकी क्या हो जाती है, कोई भी मेटिंग नहीं होती है, एक दूसरे से जो है रिलेटेड नहीं रखते हैं, रिलेशन नहीं रखते हैं, दूर के होते हैं। ठीक है, ये देखो, मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल टू इंप्रूव जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड हाइब्रिड वेगर, तो ये देखने को मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर आता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मीनिंग ये है कि ये कभी भी एक दूसरे से रिलेटेड थे ही नहीं, यानी कि दो अलग अलग जो ब्रीड है उनका हम क्या करवा रहे हैं, जो है क्रॉस करवा रहे हैं। मेटिंग टू डिफरेंट ब्रीड टू कंबाइन डिजायरेबल ट्रेड्स, यानी कि दो अलग अलग जो आपके डिफरेंट ब्रीड है उनको कंबाइन करवा रहे हैं, और कंबाइनली हम क्या कर रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं। ग्रेडिंग अप, इसके बाद में कंटिन्यूअस ब्रीडिंग विद द सुपीरियर मेल्स एंड इंप्रूव्ड ब्रीडर टू इनहांस लोकल ब्रीड परफॉर्मेंस, इसके साथ में जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाने के लिए। ग्रेडिंग अप का अर्थ होता है कि एक ही मेल लेंगे, सुपीरियर अच्छा मेल है, उसी के साथ में बार बार हम क्या करवाएंगे, फीमेल की मेटिंग करवाते रहेंगे। तो उससे क्या होंगे, उस मेल के जो अच्छे करेक्टर है वो उसमें आते रहेंगे, और उसकी वजह से उसमें इंप्रूवमेंट होता रहेगा। तो ये आपके ग्रेडिंग अप कहलाता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग क्या होती है, आउट ब्रीडिंग क्या होती है, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, और ग्रेडिंग अप क्या होता है, इन सब का ध्यान रखोगे। ये तो हो गई आपके जो है, हम अलग अलग प्रकार की जो सिलेक्शन या रिप्रोडक्शन करवाते हैं उनके हमने बातें कर ली है। लेकिन
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन को पहले तो याद कर लो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो एआई होता है वो है। आजकल इस एआई का काफी नाम सुनते हैं हम, ठीक है। एआई को हम ये कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ठीक है। हम कहते हैं चैट जीपीटी एआई है, चैटबॉट है, कई प्रकार के चैटबॉट है, ग्रोक आ गया, ठीक है। कई प्रकार के जो चैटबॉट है वो क्या करते हैं, जेमिनाई, गूगल का जेमिनाई हो गया, ओपन एआई का चैट जीपीटी हो गया, अलग अलग प्रकार के चैटबॉट है। तो वो एआई है, वो क्या है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हमारी तरह सोचने की क्षमता रखती है। उसी प्रकार उससे अलग ये एआई है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। एआई अलाउ टू सेलेक्टिव ब्रीडिंग यूजिंग द सीमन फ्रॉम द सुपीरियर मेल टू इंप्रूव फार्म मेल एंड पोल्ट्री जेनेटिक्स। यानी कि होता क्या है कि मान लो एक बहुत अच्छा मेल था जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वो एक अच्छा ब्रीड था, तो हमने क्या कर लिया, उसके सीमेंस को कलेक्ट कर लिया, उसके जो हम बोल सकते हैं स्पर्म है उनको हमने कलेक्ट कर लिया और उनको स्टोर कर लिया, ठीक है। कंपनियां करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा ही करती है, तो उनको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद में उनको जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसमें स्टोर रखते हैं लंबे टाइम तक, और जब जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो उनको फिर जैसे ही जो फीमेल या मेल है वो हीट में आती है, फीमेल हीट में आती है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली उसको इंसेमिनेट कर देते हैं, लगा देते हैं। तो ये वाली जो चीज है आपकी क्या होती है, इंप्रूवमेंट करती है, इसलिए इसको काम में लेते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन एंड इंश्योर जेनेटिक इंप्रूवमेंट। एक तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो नस्ल है आपकी वो हमेशा क्या होती जाएगी, सुपीरियर होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, और दूसरी बात डिजीज का जो ट्रांसमिशन है वो भी नहीं होगा, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। यूज इन कैटल ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस मल्टीपल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम हाई यील्डिंग फीमेल्स। यानी कि होता क्या है, जो आपके हाई यील्डिंग फीमेल्स है उनमें हम क्या कर रहे हैं, जो ब्रीडिंग है वो करवा रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। हेल्प इन फास्टर जेनेटिक इंप्रूवमेंट, हालांकि इतना इसका यूज होता नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ये भी इंप्रूवमेंट की ही एक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि हम प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, वही है, ठीक है। दो अलग अलग प्रकार के जो आपके ब्रीड है उनको हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, जिससे कि नई जो कैरेक्टर है वो प्राप्त होते हैं, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। बेसिक है। इसके बाद में बात करते हैं कॉमन इन पोल्ट्री, पिग्स, डेयरी, इनमें हम कॉमनली इनको यूज करते हैं। यहाँ देखो दूसरा जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है वो है न्यूट्रिशन, यानी कि अच्छी डाइट देना, विटामिन देना, जो आपके मिनरल्स है वो देना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी मात्रा में अच्छी क्वांटिटी में देना, ठीक है। वही आपका क्या है, न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट है। तो इसके द्वारा भी हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि बैलेंस डाइट जिसमें सभी प्रकार की चीजें हो, ठीक है। दूसरा जो सप्लीमेंटेड है, मिनरल्स का हो गया, विटामिन्स का हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गया, ये सारे, ठीक है। मिनरल्स में जैसे सोडियम हो गया, ये सारे हो गए, विटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी हो गया, प्रोबायोटिक, ये बेसिकली क्या होते हैं, एक तरह से बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपने जो डाइजेशन होता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं एनिमल्स में, ठीक है। किसमें, एनिमल्स में। जैसे हमारे लिए हम ये कहते हैं कि दही क्या है, एक प्रोबायोटिक है, ठीक है। दही क्या है, एक प्रोबायोटिक है। उसी प्रकार एनिमल्स के लिए अलग अलग चीजें होती है जो प्रोबायोटिक का काम करती है। चलो इसके बाद में यूज ऑफ हाई यील्ड फॉडर क्रॉप, जो हाई यील्ड देने वाली फॉडर क्रॉप्स है, जैसे कि आपका हाइब्रिड नेपियर घास हो गया, लेग्यूमिनस फॉडर हो गया, ये सभी क्या है, अच्छे न्यूट्रिशन वाली होती है, इनका यूज कर सकते हैं। पोल्ट्री डाइट में हम ये ध्यान रखेंगे कि एक तो हाई प्रोटीन होनी चाहिए, जैसे सोयाबीन हो गया, फिश मील हो गया, इनका जो है हमें क्या करना है, यूज करना है, ताकि हम एग प्रोडक्शन में और मीट प्रोडक्शन में दोनों में क्या कर सके, अच्छे से इनका उपयोग कर सके। मैनेजमेंट में हाउसिंग मैनेजमेंट, डिजीज कंट्रोल, मिल्क, ये सब हमने पहले भी देख लिया है, ठीक है। ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट हमने पहले भी देख लिया है। डिजीज की हम आगे चल के बात भी करेंगे, ठीक है। रेगुलेट वैक्सीनेशन जरूरी है, जैसे कि एफएमडी की वैक्सीनेशन लगवाना, रानीखेत की पोल्ट्री में लगवाना, स्वाइन फीवर की पिग में लगवाना, ये अलग अलग प्रकार की वैक्सीन है जिनको हमें लगवाना होता है। डीवार्मिंग और पैरासाइट कंट्रोल करना, क्योंकि इनमें वर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, सिंपल भाषा में हम कहे तो पेट में क्या हो जाते हैं, पेट में क्या हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, उनको मारने की जो दवाई होती है उनको हम डीवर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है बायोसिक्योरिटी मेजर्स, जो आपके फार्म
पोल्ट्री फार्म है उसमें प्रिवेंट वायरल और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए ये किया जाता है। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, इसके साथ में ही हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो वेस्ट है उसको हम क्या करते रहे, डिस्पोज करते रहे। रिप्रोडक्टिव मेंटेन मैनेजमेंट, ये वही बातें हैं कि हीट डिटेक्शन यानी कि हीट के टाइम का ध्यान रखेंगे। यदि हमें आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवाना है तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, अच्छी क्वालिटी का सीमन यूज करेंगे। हार्मोन से जो ट्रीटमेंट है वो हम कर सकते हैं और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस भी हमें कर सकते हैं। ये भी किससे संबंधित है, इंप्रूवमेंट से ही संबंधित है और जो रिप्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट है उससे संबंधित है। पोल्ट्री में क्या क्या टेक्निक अपनाएंगे, तो जो लेयर फार्मिंग होती है, एग प्रोडक्शन होता है, सेलेक्ट टू हाई यील्ड ब्रीड लाइक व्हाइट लेग हॉर्न, रोड आइसलैंड रेड, ये क्या है, मैक्सिमम एग प्रोडक्शन करने वाली है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। यदि हमें ब्रॉयलर की फार्म पर यानी कि मीट प्रोडक्शन जो आपके ब्रॉयलर है, ठीक है, या जिसको हम ग्रोवर के तौर पे जानते हैं, उनका हम यूज करना चाहे तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूज फॉर फास्ट ग्रोविंग ब्रॉयलर लाइक कोब, ये आपका 500, रोज 308 फॉर हायर मीट यील्ड। इसके बाद में लाइटिंग मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। लाइटिंग में कंट्रोल द लाइट ड्यूरेशन, इंप्रूव एग लेइंग एंड साइकिल इन द पोल्ट्री। वैक्सीनेशन अगेंस्ट द मेजर डिजीज, जैसे कि आपके अलग अलग प्रकार की डिजीज है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इंप्रूवमेंट वाला भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इंप्रूवमेंट का मीनिंग सीधा सीधा यही है कि हम किस प्रकार से इनमें सुधार करें। ठीक है, जो अभी है उसमें कैसे सुधार हो, चाहे वो आपका एग प्रोडक्शन बढ़ाना हो, मीट प्रोडक्शन बढ़ाना हो या मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना हो, कोई भी चीज बढ़ानी हो तो उसको हम इंप्रूवमेंट के तौर पे लेते हैं। और यही आपका इस चैप्टर में कहा गई सारी बातें थी जो हमने डिस्कस की है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।